आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं लीगल ग्रेविटी। आज हम उस लैंडमार्क जजमेंट को डिस्क्राइब करने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142(1) की स्कोप, पावर एंड जरिस्डिक्शन को इंटरप्रेट करते हुए डाइवोर्स ग्रांट करने को भी सही बताया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142(1) की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर भी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। जिस केस में ये जजमेंट दिया गया है उसका नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस से पहले ही कई बार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) की पावर का यूज करते हुए इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर मैरिज को डिसॉल्व कर चुका है। दूसरी बात, यहाँ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को डाइवोर्स का ग्राउंड बनाना है या नहीं, ये सवाल नहीं था, बल्कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142(1) की पावर्स का इस्तेमाल करके कोर्ट ऐसा डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है या फिर नहीं। इसी बात का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ को आंसर करना था। यहाँ आपके लिए एक सवाल कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये लिखा है कि किसी केस में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में उठे सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए कम से कम 5 जजेस की बेंच होगी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केस की तरफ और बात करते हैं उन सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ के बारे में जिनका आंसर इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने किया है, जो सीधे तौर पर आर्टिकल 142 की पावर से ही रिलेटेड थे। इस केस का सबसे पहला क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 142(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्कोप, एम्बिट ऑफ पावर एंड जुरिसडिक्शन क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 142 क्या है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसके स्कोप, एम्बिट ऑफ पावर एंड जुरिसडिक्शन को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो आर्टिकल 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा रिगार्डिंग प्रोविजन करता है, जिसका क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी कॉज और मैटर में ऐसी डिक्री पास कर सकेगा जो कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूरी समझे, और ऐसी डिक्री एंड ऑर्डर पूरे भारत पर लागू होता है। अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करते हुए क्या कहा। सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रोविजन एक यूनिक प्रोविजन है, क्योंकि संसार के कई बड़े रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बराबर का कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के एज ओल्ड कॉन्सेप्ट से लाया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बांग्लादेश एंड नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में इससे मिलता जुलता प्रोविजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आर्टिकल 142 से ही इंस्पायर है। अब समझते हैं इसके पर्पस को, जिसको समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 142(1) सुप्रीम कोर्ट को किसी कॉज और मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने की वाइड एंड कैपेशियस पावर देता है। कंप्लीट जस्टिस से मतलब ऐसे जजमेंट से है जो पार्टीज के बीच के लिटिगेशंस को पूरी तरह से खत्म कर सके। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब अपनी आर्टिकल 142(1) की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 142(1) की पावर को सुप्रीम कोर्ट व्यापक आयाम में देखता है और उसके बारे में बोलता है कि कोर्ट को इसका यूज करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लेजिटिमेट हो और सावधानी पूर्वक हो, और उन खतरों को भी साथ में ध्यान रखना चाहिए जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करते टाइम कोर्ट ध्यान में रखता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आर्टिकल 142 क्लॉज 1 को राम जन्मभूमि टेम्पल केस में इंटरप्रेट करते हुए कहा था कि क्लॉज 1 में इस्तेमाल फ्रेज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस साम्य की शक्ति को लिए हुए है, और जब किसी लॉ को लागू करने के बाद भी, स्ट्रिक्टली लागू करने के बाद भी कोई सही निर्णय नहीं मिल पाए, तब जस्टिस की यह डिमांड होती है कि जो सॉल्यूशन निकल कर आए वो इक्विटेबल एंड जस्ट हो। यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142(1) सुप्रीम कोर्ट को ये लीगल अथॉरिटी देता है कि कोर्ट ऐसे प्रेसिडेंस दे जो लॉ के ऊपर इक्विटी को महत्व देते हों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस का भी रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को इन्वोक करते हुए ये कहा था कि आर्टिकल 142(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर वाइड है और इलास्टिक जैसी है, और सुप्रीम कोर्ट को इस योग्य बनाती है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दिलाने के लिए लीगल डॉक्ट्रिन्स को भी फॉर्मुलेट कर सकता है। इस पावर पर लगा हुआ जो सिंगल रिस्ट्रिक्शन है वो रीजन, रिस्ट्रेन एंड इनजस्टिस है। तो सीधी बात है, जब कोर्ट आर्टिकल 142(1) के जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल किसी कॉज और मैटर में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए करता है,
तब उसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी समझाया कि कॉज और मैटर जो ये टर्म्स यूज हुई हैं इनका क्या मतलब है। कॉज और मैटर टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड केस में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि कॉज से मतलब किसी एक्शन या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से है एंड मैटर से मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग से है। और जब कॉज और मैटर शब्दों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कोर्ट की सब तरह की प्रोसीडिंग्स को कवर कर लेता है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, इंटरलॉकेटरी हो या फिर फाइनल, जजमेंट से पहले की हो या फिर बाद की। अपेक्स कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि आर्टिकल 142(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की पावर सीपीसी के सेक्शन 151 के तहत सिविल कोर्ट को मिली इनहेरेंट पावर एंड अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी से हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर की रेप्लिकेशन या कहें नकल नहीं है। इन प्रोविजंस के तहत सिविल केसेस में सिविल कोर्ट को एंड क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकते हैं जो एंड्स ऑफ जस्टिस तक पहुंचने के लिए जरूरी हो। अब यहाँ एंड्स ऑफ जस्टिस क्या है? तो एंड्स ऑफ जस्टिस से मतलब पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लॉ में रहते हुए कोई वर्डिक्ट देना है। ये पावर्स कोर्ट्स को देने का एक बहुत सिंपल रीजन है कि कोई भी लेजिस्लेशन फ्यूचर में आने वाले लिटिगेशंस के सारे सर्कमस्टांसेस को जानने में कैपेबल नहीं हो सकता है। और जब कभी कॉज और मैटर में कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए आर्टिकल 142(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स एंड डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया जाता है तब कोर्ट जनरल एंड स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी जो हैं उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं करेगा। और यही रीजन है कि आर्टिकल 142(1) की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, जिससे किसी सिचुएशन के हिसाब से इस प्रोविजन के तहत रिलीफ दिया जा सके। ये फैक्ट कि आर्टिकल 142 की पावर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है, ये एक आश्वासन है कि इसका यूज उचित संयम और सावधानी के साथ ही किया जाएगा। और इन सारी ही बातों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट इशू को डिसाइड करते हुए ये जजमेंट दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल, जनरल एंड स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पर कोई डिसीजन लेता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर के साथ ही सब्सटेंटिव लॉज से भी अलग जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) के प्रोविजंस के तहत अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करता है तब इनेक्टेड लॉ एंड सब्सटेंटिव प्रोविजंस को कंसीडर करना जरूरी है। कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो ये था कि पहले क्वेश्चन को इस बेंच ने जिस तरह से भी डिसाइड किया है उसके ग्राउंड पर क्या ये कोर्ट एक ट्रांसफर पिटिशन पर सुनवाई करते टाइम या किसी अदर प्रोसीडिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142(1) के तहत पावर का यूज पार्टीज के बीच समझौते के लिए और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत तय किए गए पीरियड एंड प्रोसीजर को खत्म करते हुए म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकता है और इससे जुड़ी हुई अदर प्रोसीडिंग्स जो अंडर डीबी एक्ट, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या फिर अंडर सेक्शन 498A आईपीसी या आईपीसी के और सेक्शंस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को भी क्या क्वैश या डिस्पोज करा जा सकता है। जिसको आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी भाई बिल्कुल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टीज के बीच सेटलमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से शादी को खत्म करने के लिए डाइवोर्स की डिक्री पास कर सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के सेकंड मोशन के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। या सेकंड मोशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के सबसेक्शन 2 में दो मोशंस की बात की गई है, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने से 18 महीने तक का टाइम लिमिट दिया गया है। तो जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए पार्टीज कोर्ट में पहली बार अपनी पिटीशन लाती हैं उस स्टेज को हम फर्स्ट मोशन कहते हैं और ऐसा प्रोविजन है कि फर्स्ट मोशन के 6 महीने बाद ही कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, जिसके लिए 6 महीने के पूरे होने के बाद पार्टीज को दोबारा कोर्ट में आकर कोर्ट को ये बताना होता है कि इन 6 महीनों में उनके बीच किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है, यानी कि वो साथ नहीं रहने वाले हैं, उनकी जो म्यूचुअल कंसेंट थी वो कंफर्म है, उससे उन्हें डाइवोर्स चाहिए। जिसके बाद कोर्ट सेटिस्फाई होने पर कि पार्टीज की कही बात सही है, डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देता है। 6 महीने के बाद हुए इस प्रोसीजर को हम सेकंड मोशन कहते हैं। सेकंड मोशन के लिए मिनिमम जो टाइम लिमिट है वो 6 महीना है और मैक्सिमम टाइम लिमिट 18 महीने की है। मतलब आपको 6 से 18 महीने के बीच में अपनी बात कोर्ट के सामने रखनी होती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड क्वेश्चन को आंसर करते टाइम ये तो कह दिया कि वो सेकंड मोशन के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन जब भी आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तब उन्हें केयर और कॉशन के साथ ऐसा करना होगा। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पहले अमरदीप सिंह एंड अमित के केसेस में जो फैक्टर्स बताए हुए हैं उनको ध्यान
रखना जरूरी होगा। इन फैक्टर्स के तहत कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको ध्यान रखना कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, जिनमें कि पार्टीज को शादी करे हुए कितने साल हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है। दूसरी बात कि पार्टीज के बीच में लिटिगेशन कब से पेंडिंग है, कितने साल से वो लोग अलग रह रहे हैं, कितनी और प्रोसीडिंग्स पार्टीज के बीच में चल रही हैं, पार्टीज ने कभी मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन को अटेंड किया है या फिर नहीं, पार्टीज जो इस म्यूचुअल कंसेंट पे पहुंची हैं ये उनकी फ्री कंसेंट है या फिर किसी कोएर्शन में आए हैं, उनका जो एलिमनी के लिए जो ध्यान है वो कहाँ है, कितनी चाहिए, कस्टडी ऑफ चाइल्ड कैसी रहेगी, और उनके बीच में जो भी अदर पेंडिंग इश्यूज हैं उनको ध्यान से सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा जब भी वो आर्टिकल 142 की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आर्टिकल 142(1) की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी अदर प्रोसीडिंग एंड ऑर्डर को भी हम खारिज या सेट असाइड कर सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इंक्लूडेड है। अब मैं यहाँ श्योर हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जरूर हो रहा होगा, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) की पावर्स को इंटरप्रेट करते टाइम ये बोल रहे हैं कि अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल में लाकर जब कोई मैटर डिसाइड किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट लॉ में इनेक्ट किए गए सब्सटेंटिव प्रोविजंस को जरूर ध्यान में रखेगा और उसे इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) की पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट करने के लिए, तब वो कहता है कि हम सेकेंड मोशन की तरफ बढ़ने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए बाउंड नहीं है। अब यहाँ एक ही सवाल दिमाग में आता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है, क्योंकि एक तरफ कहा गया है डिस्क्रिशन यूज करते टाइम प्रोसीजर एज वेल एज सब्सटेंटिव लॉज को भी डिपार्ट कर सकते हैं, फिर कहा गया है कि इनेक्टेड किए गए सब्सटेंटिव प्रोविजंस को ध्यान में रखना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से बाउंड नहीं है। तो एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का इन सारी बातों से क्या मतलब है, इसका क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे हम अभी क्लियर कर लेते हैं। तो जब आर्टिकल 142(1) को मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने एक लाइन बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेगा तब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी को वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे ऐसे में प्रोसीजरल लॉज को डिपार्ट किया जा रहा हो या सब्सटेंटिव लॉज को। सिंपली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) की पावर्स को यूज करते टाइम किसी लॉ के प्रोविजंस को या फिर प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस लॉ को बनाने का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसी है, जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट उससे बाउंड रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अमित वर्सेस सुमन बेनीवाल के केस में ये बताया था कि जब हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के सबसेक्शन 1 एंड 2 को हम पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट करने के लिए सेपरेशन का जो टोटल वेटिंग पीरियड है या कहें गैप है वो 1 साल 6 महीने का है। सेक्शन 13B का सबसेक्शन 1 कहता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए पार्टीज का 1 साल या उससे ज्यादा अलग अलग रहना जरूरी है। सबसेक्शन 2 कहता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के बाद डाइवोर्स की डिक्री पाने को 6 महीने का वेट करना जरूरी है। तो इन टोटल हो गया 1.5 साल। तो जब ऐसा 1.5 साल पिटीशन फाइल करने से पहले ही पूरा हो चुका है तो डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है, क्योंकि जब पार्टीज एक लंबे टाइम से ऑलरेडी अलग रह रही हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं, तो बेमतलब के लिटिगेशन को खींचना पार्टीज की मुसीबत को बढ़ाने से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई कि आर्टिकल 142(1) का स्कोप, पावर एंड जरिस्डिक्शन क्या है, एंड आर्टिकल 142(1) की पावर्स को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री डायरेक्टली ग्रांट कर सकता है। अब आता है इस केस का लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) के तहत तब डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकता है जब पति या पत्नी में से किसी एक की साइड से ही कंप्लीट एंड इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स मांगा गया है, जबकि दूसरे पति या पत्नी की साइड से इसको अपोज किया जा रहा है। मतलब कि जब स्पाउस की म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142(1) डाइवोर्स की डिक्री इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर ग्रांट कर सकता है? इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, हम ऐसे में भी डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर आर्टिकल 142(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर शादी को खत्म कर दे। ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर पार्टीज को सिर्फ कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए तभी इस्तेमाल की जाएगी जब कोर्ट इस बात से पूरी तरह से सहमत हो जाए, जो फैक्ट्स रखे गए हैं उससे ये साफ पता चलता है कि शादी पूरी तरह से नाकाम रही है
और यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पति या पत्नी दोबारा कभी साथ हो पाएंगे, और अगर उन्हें किसी फॉर्मल लीगल रिलेशनशिप में बांध दिया जाए तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन ऐसा करते टाइम कोर्ट इस बात को पूरी तरह से कंसीडर करेगा कि दूसरी पार्टी का डाइवोर्स को अपोज करने का रीजन एंड पर्पस क्या है। लास्ट इशू को आंसर करते टाइम मनीष कक्कर वर्सेस निधि कक्कर एंड शिवशंकरन वर्सेस सांथी मीनल के मामलों के जजमेंट पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिनमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के ग्राउंड पर शादी को खत्म करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142(1) की पावर्स को एक्सरसाइज करता है तब ये जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी दोनों ही सहमत हो, लेकिन ऐसे में भी वाइफ को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि वो आर्टिकल 142(1) के इस्तेमाल के जुरिसडिक्शन के फैक्टर्स को कोडिफाई नहीं करेंगे। आर्टिकल 142(1) का इस्तेमाल स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से ही किया जाएगा। इन सब बातों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये भी क्लियर कर दिया कि पति या पत्नी को इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 रिट पिटीशन फाइल करने की परमिशन नहीं है, और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच पूनम वर्सेस सुमित तनवर के मामले में ऐसा कह चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। इफ यस देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड अदर एस्पिरेंट्स। साथ ही अपना प्रीशियस फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। वाह वाह क्या राइम है। ओह रिकॉर्डिंग चालू है रे पापा।